Hello, good morning friends. I am PL Narada, Assistant Professor, and today I am going to teach Enterprise. Enterprise जो पोइम है निज़िम इज़ेकिल की। एंटरप्राइज का मतलब होता है साहसिक यात्रा। जैसे 4-5 दोस्त और उनकी फैमिली मिलके किसी यात्रा पे निकल जाते हैं और फिर वहाँ पर तरह तरह की परेशानियों का सामना करते हैं और एंड में उनको ऐसा लगता है कि हम इस यात्रा पे फालतू में ही आए, इससे तो अच्छा होता हम घर पे ही रहते। ठीक ऐसा ही निज़्म इज़ेकिल के साथ हुआ और उसने ये पोएम लिखी है। ये कविता एमए, नेट, सेट और आरपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले हम थोड़ा सा परिचय निज़्म इज़ेकिल के बारे में पढ़ते हैं। एंटरप्राइज मतलब साहसिक कार्य या साहसिक यात्रा। निज़्म इज़ेकिल was an Indian poet, actor, playwright, editor and art critic. निज़्म इज़ेकिल बहुआयामी प्रतिभा वाला व्यक्ति था। वो एक कवि भी है, एक्टर भी है, प्लेरिट मतलब नाटककार भी है और वो एडिटर भी रहा है, साथ ही साथ वो आलोचक भी रहा है। He was a foundational figure in post-colonial Indian literary history, especially for Indian poetry in English. निज़्म इज़ेकिल जो है वो पोस्ट कॉलोनियल जो इंडियन लिटरेचर है, इंडियन साहित्य है, इंडियन इतिहास है, उसका वो जन्मदाता है और विशेष रूप से इंडियन पोइट्री का, यानी इंडियन पोइट्री का जो पोस्ट कॉलोनियल काल है उसका वो जन्मदाता है। ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983 फॉर हिज कलेक्शन लेटर डेज साम बाय द साहित्य अकेडमी। उसको 1983 में लेटर डेज साम के द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन एंटरप्राइज The poet Nizam Ezekiel talks about going on a pilgrimage. ये जो कविता है एंटरप्राइज, इस पे कवि निज़्म इज़ेकिल हमें बताता है कि वो किस तरह से एक पिलग्रिमेज पे गए। पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। जब कोई व्यक्ति धार्मिक यात्रा पे जाता है तो वो पिलग्रिम्स कहलाती है, पिलग्रिम्स कहलाते हैं वो जाने वाले, और पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा को कहा जाता है। He is not alone in the journey. वो यात्रा में जाने वाला सिर्फ अकेला व्यक्ति नहीं था। There are other pilgrims too in that group. उसके साथ और भी बहुत सारे लोग यात्रा पे गए थे। They have set out to reach a destination. जब वे उनके डेस्टिनेशन के लिए सेट आउट हुए, सेट आउट मतलब रवाना हुए, It is unknown to the readers. ये चीज़ पाठकों के लिए अनजान है कि वो कहाँ पर गए थे, इसके बारे में बताया नहीं गया है। इट इज़ नॉट डिसाइडेड इवन एट द एंड ऑफ द पोएम। जब कविता का एंड हो जाता है तब भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता है कि वो कौन से जगह की यात्रा के लिए गए थे। ऐसा कवि ने जानबूझकर किया है ताकि कविता यूनिवर्सल हो सके। कोई भी दूसरा व्यक्ति भी अगर इस तरह से ग्रुप में किसी के साथ यात्रा पे गया है तो वो इसको अपने ऊपर भी ले सकता है कि हम भी वहाँ पर गए थे और हमारे साथ भी ऐसा हुआ। देयर इज़ ए हिंट इन द पोएम दैट द प्लेस इज समवेयर नियर द सी। लेकिन इस कविता में एक थोड़ा सा हिंट दिया गया है कि उनकी जो धार्मिक यात्रा थी वह समुद्र के पास थी। द पोइट डिवाइड्स देयर जर्नी इनटू सम स्टेजेज। कवि ने उसकी जो यात्रा है उसको कुछ अलग अलग भागों में बांटा है। इन ईच स्टेज द पथ दे हैव चूजन इज नॉट दैट स्मूथ। और जिस तरह का रास्ता उन्होंने यात्रा के लिए चुना वो इतना आसान नहीं था। स्मूथ मतलब चिकना, यानी इजी। दे हैव टू फेस सम डिफ़िकल्टीज इन ऑर्डर टू रीच देयर गोल। और उनको उनके लक्ष्य पे पहुंचने में बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। सम मेंबर्स लीव द ग्रुप फॉर देयर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। कुछ लोगों ने ग्रुप छोड़ दिया, जैसे मान लो 5 जनों का ग्रुप था, 5 जनों की फैमिली थी,
तो रास्ते में 2 फैमिली अलग हो गई या 3 फैमिली अलग हो गई, इस तरह से, क्योंकि उनकी जो आपस की जो राय थी वो नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्होंने ग्रुप छोड़ दिया। वन सच पर्सन इज़ एन इंटेलेक्चुअल एंड प्रोज राइटर। उनका जो ग्रुप था उसमें एक ऐसा व्यक्ति भी था जो गद्य का लेखक था, गद्य लेखक, और वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी था, प्रतिभा का धनी वो था। द सिचुएशन बिकम्स वर्स व्हेन दे आर क्लोज टू देयर डेस्टिनेशन। जब वो अपने गंतव्य पर पहुंचने ही वाले थे तब उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई। अगर हम इस कविता के माध्यम से जीवन को देखें तो ये बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि जीवन में इसी तरह के मोड़ आते हैं और जहाँ पर अपने चिर परिचित जो है वो भी अलग थलग हो जाते हैं। और ऐसा जब होता है जब हम बुढ़ापे की ओर पहुँचते हैं, यानी जब हमारा डेस्टिनेशन पहुँचने ही वाला होता है, जहाँ पर हम पहुँचने ही वाले होते हैं, तब इस तरह की स्थितियाँ पैदा होती है। बट द एंड इज़ पैराडॉक्सिकल। इस कविता का जो एंड है वो विरोधाभास से भरा हुआ है, और विरोधाभास इसलिए कि जहाँ हम पहुँचे वहाँ हमें जाना ही नहीं था, वो हमारा गोल ही नहीं था। इवन आफ्टर सफरिंग फ्रॉम हार्डशिप टू रीच देयर डिजायर्ड गोल दे फील डिजेक्टेड आफ्टर रीचिंग देयर। बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बावजूद अपने गोल पे पहुँचने के बाद उनको ऐसा लगा कि उनको वहाँ पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं थी। एट लास्ट द पोइट पैराडॉक्सिकली रिमार्क्स। कवि एंड में इस पैराडॉक्स के माध्यम से कहता है, होम इज़ वेयर वी हैव टू गेदर ग्रेस। घर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम आपस में स्नेह प्रेम से रहते हैं। तो हमें घूमने से, यहाँ पर आने से क्या फ़ायदा मिला, इससे अच्छा तो हमारा घर ही था। ये विरोधाभास भरी बात कवि कहता है। अब यहाँ से हम लाइन टू लाइन पोएम पढ़ेंगे। देखिए, इट स्टार्टेड एज अ पिलग्रिमेज, एक्सल्टिंग माइंड्स एंड मेकिंग ऑल द बर्डन्स लाइट। इट मतलब ये जो साहसिक यात्रा थी स्टार्ट हुई एक धार्मिक यात्रा के रूप में। पिलग्रिमेज मतलब धार्मिक यात्रा के रूप में। एक्सल्टिंग माइंड्स, और लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी। एक्सल्टिंग माइंड्स, एक्सल्ट का मतलब है खुशियाँ भरी हुई थी। एंड मेकिंग ऑल द बर्डन्स लाइट, और दिमाग में जितना भी बोझ था वो हल्का हो गया था कि हम तो तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं और हमें एक अच्छा पुण्य मिलने वाला है। ये उनकी पहली स्टेज थी। द सेकेंड स्टेज एक्सप्लोर्ड बट डिड नॉट टेस्ट द कॉल। अब क्या हुआ, जैसे ही वे कुछ दूरी पे गए तो उनके बीच में मन मुटाव स्टार्ट होने लगा, और उससे क्या हुआ, द सेकेंड स्टेज एक्सप्लोर्ड। जब सेकेंड स्टेज पे ये पाया गया, बट डिड नॉट टेस्ट द कॉल, जब किसी ने कुछ पूछा कि इधर से चलना है या उधर से चलना है, तो उसका किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, यानी वो बोर हो चुके थे। और दूसरी बात, द सन बीट डाउन टू मैच आवर रेज। एक तो हमारे अंदर गुस्सा, रेज मतलब गुस्सा, एक दूसरे की बात नहीं मान रहे थे लोग, गुस्सा फूट पड़ा। और ऊपर से सन बीट डाउन, सूर्य की जो किरणें हैं वो भी बीट कर रही थी, हमें प्रताड़ित कर रही थी, टू मैच अवर रेज, ताकि हमारा जो गुस्सा है वो और ज़्यादा चढ़ता जाए। हमारा जो पारा है, टेम्परेचर है, वो सूर्य की गर्मी की वजह से भी और ज़्यादा बढ़ रहा था। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी थी, एक तो हमारा गुस्सा, ऊपर से सूर्य की गर्मी। वी स्टूड इट वेल, वी स्टूड इट वेरी वेल। हमने ये बहुत अच्छी तरह से जान लिया। आई थॉट, मैंने सोचा। अब लेखक यहाँ पे देखो, पोएम जो है ऑटोबायोग्राफिकल हो गई है। लेखक करा आई थॉट। जब कवि अपने बारे में अपने विचार व्यक्त करता है, आई का प्रयोग करता है, तो वो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम हो जाती है। ऑब्जर्व्ड एंड पुट डाउन कॉपियस नोट्स। आई थॉट, आई ऑब्जर्व्ड एंड पुट डाउन कॉपियस नोट्स। लेखक जो है कवि निज़म ज़िक्र कर रहा है कि मैंने देखा, मैंने सोचा, और मैंने वहाँ की जो स्थिति थी उसको नोट किया। कैसे नोट किया? कॉपियस नोट्स। कॉपियस नोट्स से मतलब है ऐसे नोट्स लिखे जो दूसरों के समझ में नहीं आ सके कि ये कवि क्या लिख रहा है। रॉ मटेरियल के रूप में जब कवि लिखता है तो वो इसी तरह से नोट्स बना लेता है। तो यहाँ पर उसने लिखा
ऑन थिंग्स द पीजेंट सोल्ड एंड बॉट, उन चीज़ों के बारे में लिखा। द पीजेंट सोल्ड, जो वहाँ पर किसानों ने बेची, एंड बॉट, और जो खरीदी। द वे ऑफ सरपेंट्स एंड ऑफ गोट्स, देखिए यहाँ पे सरपेंट्स और गोट्स। सरपेंट, द वे ऑफ सरपेंट, मेटोनिम जो अलंकार होता है उसका कवि ने प्रयोग किया है। द वे ऑफ सरपेंट, सांप की तरह के रास्ते, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है? द वे ऑफ सरपेंट, सांपों के रास्ते, सांपों के रास्ते नहीं है, सांप के जैसे रास्ते। एंड ऑफ गोट्स, और बकरियों के। 3 cities वेयर अ सेज हैड टॉट, और उस संत के बारे में, सेज मतलब संत के बारे में, जो वहाँ पर 3 शहरों को ज्ञान बांट रहा था, उन सब चीज़ों के बारे में हमने सोचा। कोई प्रसिद्ध संत का उल्लेख कवि करना चाहता था, तो उसने कहा कि वो संत जो वहाँ पर 3 शहरों में अपना ज्ञान बांट रहा था, उसके बारे में हमने सोचा। बट वेन द डिफरेंस अरोज ऑन हाउ टू क्रॉस अ डेजर्ट पैच, लेकिन फिर एक अंतर हमारे मन में उत्पन्न हो गया। हम जो तीर्थ यात्री थे, हमारे मन में एक डिफरेंस पैदा हो गया। अरोज मतलब पैदा हो गया, मन मुटाव पैदा हो गया। किस मैटर को लेकर के? ऑन हाउ टू क्रॉस अ डेजर्ट पेज, किस तरह से इस डेजर्ट पेज को क्रॉस किया जाए। वहाँ पे जो एक रेगिस्तानी भाग था उसको कैसे पार किया जाए, इसी पे हमारे अंदर मन मुटाव पैदा हो गया। वी लॉस्ट अ फ्रेंड, और हमारा एक मित्र रूट करके चला गया। हुज स्टाइलिश प्रोज, जो बहुत अच्छा लिखता था, जो प्रोज गद्दे में बहुत अच्छा लिखता था, वॉज क्वाइट द बेस्ट ऑफ ऑल अवर बैच, और जो हमारे बैच का, हमारे दल का बहुत अच्छा व्यक्ति था, वो हमसे नाराज होके दूसरी ओर चला गया। अ शैडो फॉल्स ऑन अस एंड ग्रोज, एक परछाई हमारे ऊपर गिर रही थी। यहाँ पर देखिए दुख की परछाई की बात कवि कर रहा है, क्योंकि उनका एक साथी ही वो नाराज होकर के चला गया। तो वो कवि कर रहा है, शैडो फॉल्स ऑन अस एंड ग्रोज, एक परछाई हमारे ऊपर गिरी और फिर वो परछाई बढ़ती ही गई। अनदर फेज वॉज रिच्ड व्हेन वी वर टिस अटैक्ड, क्योंकि उनका एक साथी नाराज होकर के चला गया। फिर दूसरा जो फेज आया यात्रा का, उसमें हमारे ऊपर 2 बार अटैक कर दिया गया। वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो गया और कुछ लोगों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। एंड लॉस्ट आवर वे, और जब उस अटैक हुआ तो हम इधर उधर भागे और भागते से हम रास्ता भूल गए। अ सेक्शन क्लेम्ड इट्स लिबर्टी, हमारे भी बीच में से कुछ लोगों ने, सेक्शन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, उन्होंने कहा कि हम तो अलग ही रहेंगे। क्लेम्ड इट्स लिबर्टी, उसकी लिबर्टी की उन्होंने क्लेम किया, उन्होंने कहा हम अलग रहेंगे। टू लीव द ग्रुप, और उन्होंने ग्रुप छोड़ दिया। आई ट्राइड टू प्रे, लाइक कवि कह रहा है कि मैंने उनसे प्रार्थना की कि साथियों ऐसे इस तरह से ग्रुप मत छोड़ो, हमारे साथ ही चलो। आवर लीडर सेड ही स्मेल्ट द सी, और हमारा जो लीडर था उसने भी साथ के साथ ये बात कही कि उसको पता चला है कि पास में ही समुद्र है। वी नोटिस नथिंग एज वी वेंट, जैसे ही हम आगे बढ़े हमने कुछ भी नोटिस नहीं किया। स्ट्रगलिंग क्राउड ऑफ लिटिल होप, सिर्फ एक अनिश्चित, स्ट्रगलिंग का मतलब है अनिश्चित भीड़, ऑफ लिटिल होप हमारे अंदर थी। उम्मीद की एक छोटी किरण हमारे अंदर थी, इसके अलावा और कुछ नहीं था। इग्नोरिंग व्हाट द थंडर मीट, और हम इस बात से भी अज्ञानी थे, अनजान थे कि इस थंडर का क्या मतलब है। वहाँ पर जो गर्जन थी उसको हम नहीं समझ पा रहे थे। डिप्राइव्ड ऑफ कॉमन नीड्स लाइक सोप, हमारे पास जो कॉमन चीज़ें थी उन चीज़ों से भी हम डिप्राइव्ड हो गए। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित हो गए, हमारे पास चीज़ें ख़त्म हो गई, जैसे कि सोप वगैरह ख़त्म हो गए, हाथ धोने के, नहाने के। सम वर ब्रोकन सम मेयरली बेंट, कुछ लोग जो है, सम वर ब्रोकन सम मेयरली बेंट, जो कुछ चीज़ें थी हमारे पास, सम वर ब्रोकन उनमें से कुछ टूट गई, सम मेयरली बेंट और कुछ चीज़ें उनमें से झुक गई, बेंड हो गई। When finally we reached the place, जब अंतिम रूप से हम उस स्थान पे पहुँचे, we hardly know why we were there, तो हमें ऐसा लगा हम यहाँ क्यों आए। हम घर से निकले थे तो 10-20 जनों का एक ग्रुप था, और जब हम वहाँ पहुँचे तो 2-5 जने पहुँचे, तो हमें लगा कि हमारा ग्रुप जो है यहाँ पर क्यों आया, हम यहाँ पर क्यों आए, हमारी यात्रा निरर्थक थी,
ऐसा हमें लगा। द ट्रिप हैड डार्कन एवरी फेस, इस ट्रिप ने, ट्रिप का मतलब होता है छोटी यात्रा, इस छोटी यात्रा ने प्रत्येक चेहरे पे उदासी का भाव ला दिया। डार्कन मतलब काला कर दिया, एवरी फेस प्रत्येक चेहरे को, थक गए सब लोग। आवर डीड्स वर नाइदर ग्रेट नॉर रेयर, हमारे जो कार्य थे वो न तो बहुत महान थे और न ही बहुत दुर्लभ थे, तो हमारा यहाँ आना ही बेकार था। होम इज़ वेयर वी हैव टू गेदर ग्रेस, इसीलिए लास्ट में वो कहते हैं घर ही है वो चीज़ जो सबसे बढ़िया है, जहाँ पे हम प्रेम से रहते हैं। जैसे आपने वो कविता सुनी होगी छोटे बच्चों की राइम, घर से निकले पंख पिसार, पूरब से पश्चिम को आए, घूम घाम कर घर को आए, अपना घर है सबसे प्यारा। तो वही बात यहाँ पर कवि कह रहा है, अपना घर है सबसे प्यारा। अब देखिए ये कविता हमने पढ़ी, इसमें जो फॉर्म स्ट्रक्चर है, कविता किस तरह से बनी है, कविता में कौन सी राइम है, ये समझ लीजिए। एंटरप्राइज बाई निज़िम ज़कील हैज़ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड राइम स्कीम, इसका एक विशेष स्ट्रक्चर है और एक विशेष राइम स्कीम है। वो क्या है? द पोइट हिमसेल्फ इज द सोल स्पीकर इन द पोएम। पहली बात तो कविता में सिर्फ कवि ही बोलता है, इसके अलावा दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं बोलता, वही एकमात्र, सोल का मतलब होता है एकमात्र स्पीकर है। इट इज़ अ लिरिक पोएम, और दूसरी बात ये एक लिरिक पोएम है, इसको गाया जा सकता है। देर आर स्पेसिफिक इंस्टेंसेज, ऐसे कुछ विशेष उदाहरण हैं, स्पेसिफिक इंस्टेंसेज मतलब उदाहरण है, वेयर द पोइट यूजेस फर्स्ट पर्सन नरेटिव टेक्निक टू डिस्क्राइब द जर्नी, जहाँ पर कवि ने फर्स्ट पर्सन नरेटिव का प्रयोग किया है। कवि ने आई थॉट इस तरह से कविता में लिखा है। द पोएम इज 30 लाइन्स लॉन्ग, कविता में कुल 30 लाइनें हैं। देर आर ए टोटल ऑफ 6 स्टेंजा इन द पोएम ईच कंटेनिंग 5 लाइन्स। पूरी कविता में 30 लाइन है और 6 स्टेंजा है, और प्रत्येक स्टेंजा में 5 लाइन है। 5 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 लाइन्स हो जाती है। द राइम स्कीम इज A, और जो राइम स्कीम है वो इस तरह से है, एंड इट कंटिन्यूस थ्रू आउट द पोएम विदाउट एनी ब्रेक, और कविता इसी तरह से आगे बढ़ती रहती है, A B और A इस राइम स्कीम के साथ बिना किसी ब्रेक के। इट इज ए रेगुलर पोएम, ये एक रेगुलर पोएम है। द पोएम इज रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर, कविता जो है आयम्बिक टेट्रामीटर में होता है। आयम का मतलब होता है सिलेबस का जोड़ा, और टेट्रा का मतलब होता है 4, यानी इसमें एक लाइन में 8 सिलेबल हैं। यहाँ पे बताया भी गया है, अ पोएम कंपोज्ड इन आयम्बिक टेट्रामीटर कंटेंस 4 feet in each lines and the stress falls on the second syllable of each foot, यानी 4 सिलेबल के जोड़े होते हैं, जोड़े मतलब टोटल 8, और उसमें पहला जो सिलेबल होता है उस पर जोर पड़ता है। देर इज एन इम्पोर्टेंट वेरिएशन इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम, और कविता की जो लास्ट लाइन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमने बताया कि घर ही सबसे अच्छी जगह है। इट इज जस्टिफाइड एज द पोइट इज इन ए पैराडॉक्सिकल मूड, ऐसा भी बताया गया है कवि जो है विरोधाभास के मूड में है। एट द एंड ऑफ द लॉन्ग जर्नी, उस लॉन्ग जर्नी के एंड में वह यही कहता है कि ये बेकार की यात्रा थी, हमें घर पर ही रहना था। द लास्ट लाइन इज इन ट्रोचिक पेंटामीटर, और जो अंतिम लाइन है वो ट्रोचिक पेंटामीटर में है। एंड द लास्ट फुट इज कैटालेक्टिक, और जो अंतिम फुट है वो कैटालेक्टिक है, ये भी एक स्टाइल होता है। द फॉलोइंग रिदम एट द एंड इज सिग्निफिकेंट एज पर द मेंटल कंडीशन ऑफ द पोइट, कविता की अंतिम पंक्ति में जो रिदम है वो नीचे की ओर जाती है। जैसे आदमी थक जाता है ना तो वो बोलता है हाँ, तो उसको बोलने का जो टोन होता है वो फॉलिंग होता है, हाँ गए थे, इस तरह से बोलता है वो। लिटरेरी डिवाइस इसमें कौन कौन सी यूज की गई है ये भी हम थोड़ा सा जान ले। द फर्स्ट लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सरकाज्म, पहली जो पंक्ति है वो सरकाज्म का उदाहरण है। और सरकाज्म क्या होता है? सरकाज्म इज अ टाइप ऑफ वर्बल आइनी, ये एक मौखिक आइनी होती है। आइनी मतलब व्यंग्य होता है, दैट मॉक्स जो मजाक उड़ाता है, एंड रिडिकुल्स व्हेन ए स्पीकर मेक्स अ स्टेटमेंट, जब स्पीकर बोलता है तो उसका मजाक उड़ाता है, उसको बोलते हैं सरकाज्म। द पोइट सेज दैट देयर जर्नी इज नॉट एन ऑर्डिनरी वन, कवि कहता है कि उनकी यात्रा
ऑर्डिनरी नहीं थी, सामान्य यात्रा नहीं थी, विशेष यात्रा थी। इट वॉज लाइक अ पिलग्रिमेज फॉर द ग्रुप। यह तीर्थ यात्रा थी एक ग्रुप के लिए। इट इज़ मीन्ट टू ब्रिंग ए सेंस ऑफ ह्यूमर। इसका मतलब है वो हमारे अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर पैदा करना चाहता है। एट द सेम टाइम अ स्मेल ऑफ आइनी इन द पोएम, और हमारे अंदर वो आइनी भी पैदा करना चाहता है। देर आर सम अदर इंस्टेंसेस वेयर द पोइट यूजेज सम लिटरेरी डिवाइस। कुछ और भी उदाहरण हैं जहाँ पर कवि ने यही डिवाइस काम में ली है। सच लाइन्स आर वी स्टूड इट वेरी वेल आई थॉट, जैसे कि इसमें बताया कि हम समझ गए। ऑन हाउ टू क्रॉस ए डेजर्ट पेज एंड आई ट्राइड टू प्रे, यहाँ पर भी कवि ने आईनी का प्रयोग किया है। इन द लास्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा द सन इज पर्सोनिफाइड। सूर्य जो है उसको पर्सोनिफाई किया है कविता की जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें। इन द सेकेंड स्टेंजा द वे ऑफ सरपेंट एंड ऑफ गोड्स इज ए मेटाफर, यहाँ पर मेटाफर का प्रयोग किया है, कवि ने रूपक का प्रयोग किया है। सरपेंट इज अ मेटोनिम, और सरपेंट में मेटोनिम है। मेटोनिम क्या होता है? एक अलंकार होता है। मेटोनिम रेफर्स टू सिचुएशन इन विच वन टर्म इज सब्सटीट्यूटेड फॉर अनदर। मेटोनिम ऐसी स्थिति है जिसमें कोई भी शब्द जो है वो किसी दूसरे शब्द का सब्सटीट्यूट होता है, यानी वो किसी दूसरे शब्द को बताता है। यहाँ सरपेंट सांप से मतलब नहीं है, बल्कि सांप जैसा घुमावदार रास्ता है उसके लिए है। Of mischievous persons with whom the poet meet during the enterprise. In the fourth stanza, readers can find another metonym. चौथे स्टेंजा में रीडर को कुछ और भी मेटोनिम मिल जाएंगे, जैसे कि सेक्शन। Here section stands for the persons in the poets group. यहाँ पर सेक्शन से मतलब है कवि जिस ग्रुप में था उस ग्रुप के लोग। In the line he smelled the sea, the poet uses another metonym. यहाँ पर ये जो लाइन है इसमें कवि ने एक और मेटोनिम का प्रयोग किया है, जैसे ही स्मेल्ट द सी, उसने समुद्र को सूंघा। अब यहाँ समुद्र को नहीं सूंघा, समुद्र से आती हुई लहरों को उसने फील किया। हियर द सी सिंबलाइजेज द सी ब्रीज, यहाँ पर सी से मतलब है समुद्र में चलने वाली हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं। थैंक्स गूगल। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे गूगल से हेल्प मिली है, इसलिए गूगल का बहुत बहुत आभार, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स।